ठीक है, तो आज हम उन चीजों को डिटेल में देखेंगे। जो हमने बजट देखा था, बजट में हमने देखा था ना, ये हमारा बजट था। ठीक है, बजट में हमने क्या देखा था, ये आपका रेवेन्यू पार्ट था, ये आपका एक्सपेंडिचर पार्ट था, फिर ये कैपिटल पार्ट, रेवेन्यू पार्ट और कैपिटल पार्ट था। एक रेवेन्यू पार्ट था, दूसरा आपका कैपिटल पार्ट। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल में कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम देखेंगे इनमें क्या क्या आता है एक एक करके। ठीक है, एक एक करके देखेंगे क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आपका है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स पहला पार्ट है। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है, तो मैंने आपको वैसे थोड़ा सा तो ओवरव्यू दिया था रेवेन्यू रिसीट्स में क्या आता है। तो रेवेन्यू रिसीट में आपकी सबसे पहले देखते हैं टैक्स रिसीट्स। हमने देखा था ना, ये आपका बजट। अभी एक तरफ ही चलते हैं, यहाँ पे रेवेन्यू पार्ट, रेवेन्यू पार्ट में रेवेन्यू रिसीट्स, और रेवेन्यू रिसीट्स में आपका टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स। गवर्नमेंट दोनों से पैसा कमाती है, टैक्स से भी नॉन टैक्स से भी, दोनों मैंने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स रिसीट्स में क्या क्या आता है। ठीक है, तो टैक्स रिसीट्स में आपका आता है सबसे पहले डायरेक्ट टैक्सेस। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो आपकी डायरेक्टली इनकम पे लगाए जाते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मोर इनकम, मोर इनकम मोर टैक्स, लेस इनकम लेस टैक्स। अगर कोई बहुत ज्यादा कमाता है उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, कोई बहुत कम कमाता है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आप स्टूडेंट हो, आप पे जीरो टैक्स है। मैं कमाता हूँ, मेरे पे टैक्स है। प्रवीण सर कमाते हैं, उन पे टैक्स है। अडानी कमाता है, उस पर ज्यादा टैक्स है। ठीक है, अब टैक्स किस पे कितना लगता है वो आपको पता है। ठीक है, जो ज्यादा कमाएगा उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देता ही होगा। दोनों चीजों में फर्क है। टैक्स किसी पे लगाना और वो टैक्स कितना देता है, दोनों में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि वो टैक्सेस आप बचा सकते हो, टैक्सेस आप चुरा सकते हो। ठीक है, टैक्स में आप चोरी कर सकते हो। जैसे मैं आपको कितना पढ़ाता हूँ वो मैटर नहीं करता, आपको कितना समझ आता है, आप कितना रिप्रोड्यूस कर पाते हो वो मैटर करता है। मैं तो आपको सब कुछ पढ़ा रहा हूँ ना 100%, लेकिन 100% तो नहीं है। ऐसे ही अडानी पे मान लो आपका जितना टैक्स आया, क्या वो सारा देगा? हो सकता है गवर्नमेंट उसको रिपेट दे दे। तो आप डायरेक्ट टैक्सेस में जितना किसी पे आप टैक्स लगा रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो उतना टैक्स दे भी रहा हो। थेरिटिकली तो इतना मिलना चाहिए, थेरिटिकली उतना टैक्स देना चाहिए, लेकिन उसके बाद रिबेट दे सकता है, चोरी कर सकता है किसी भी तरीके से, वो आगे देखे। ठीक है, तो अभी के लिए हमें इतना पता है कि टैक्स आपके डायरेक्ट टैक्सेस में सबसे पहले आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो कंपनीज पे लगाता है। कंपनीज को जो प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है, आगे डिटेल में आएगा ये। कंपनीज को जो भी प्रॉफिट होगा उस पर जो टैक्स लगेगा वो कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, कंपनीज जैसे आपकी कोई भी रिलायंस हो, ठीक है, आपके बैंक्स हो, ठीक है, वो सब कंपनीज। इनकम टैक्स जो सैलरी पे लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस इज ए कंपनी। तो रिलायंस को साल का जितना प्रॉफिट हुआ, मान लो 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उस 400 करोड़ पे जो टैक्स लगेगा वो कॉर्पोरेशन टैक्स है। और उसका मालिक है आपका अंबानी, मुकेश अंबानी, तो वो भी कुछ सैलरी लेता है। मुकेश अंबानी भी कुछ सैलरी लेता है। मान लो उसकी साल की सैलरी है आपकी 100 करोड़, तो अब उसकी सैलरी पे जो टैक्स लगेगा वो इनकम टैक्स है। ठीक है, इनकम टैक्स आपके इंडिविजुअल पे लगता है, इंडिविजुअल ने कितना कमाया। कॉर्पोरेशन टैक्स आपकी कंपनी पे लगता है, तो कंपनी भी टैक्स देगी, जितना उसको प्रॉफिट होगा उस पर उसको कॉर्पोरेशन टैक्स बोलेंगे, हर कंपनी को देना होता है, वो कॉर्पोरेशन टैक्स कहलाता है। और इंडिविजुअल अपनी इनकम टैक्स, जैसे मैं जो देता हूँ टैक्स, वो इनकम टैक्स है। हमारी कंपनी है AAI, वो गवर्नमेंट को पे करती होगी, जो टैक्सेस वगैरह देती है वो कॉर्पोरेशन टैक्स में जाएगा। ठीक है, तो जो कंपनी पे करती है वो कॉर्पोरेशन टैक्स, और जो इंडिविजुअल पे करता है वो इनकम टैक्स।
फिर आपका लगता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। तीसरा क्या है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये शेयर्स पे लगता है। आप जब भी शेयर्स खरीदोगे या बेचोगे तो उस पर आपको प्रॉफिट होता है। शेयर्स खरीदने बेचने पे जो प्रॉफिट होता है उस पर जो टैक्स लगता है उसे हम सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कहते हैं। सिक्योरिटी का मतलब ही क्या है यहाँ पे? शेयर्स, इक्विटी। ये चीजें आपको कब समझ आएगी? जब आप सही में आप ट्रांजेक्शन करोगे। जब आप सही में देखो, ये तो थ्योरेटिकल। इनकम टैक्स भी आपको रियलिटी में कब समझ आएगा? अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल समझा दिया। मैं जैसे अपनी सैलरी स्लिप आपको दिखाऊंगा तो आपको मेरी सैलरी स्लिप से समझ आ जाएगा कि टैक्स किस तरह से लगता है। ऐसे ही आपका जब आप शेयर्स खरीदोगे बेचोगे तो जो शेयर्स में आपको प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स कटता है। जैसे आप क्रिप्टो करेंसी है, अगर आज की डेट में आप प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी भी खरीदते हो तो उसमें भी आपका टैक्स कटता है, क्योंकि अभी तो वो रेगुलेटेड है यहाँ पे हमारे यहाँ। गवर्नमेंट ने बोल रखा है आप कर सकते हो लेकिन आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो प्लेटफॉर्म जितने हैं, कोइन डीसी एक्स हो गया, वजीर ऐप एक्स हो गया, वो देते हैं टैक्स, जीएसटी भी लगता है। तो बेसिकली जो आपका शेयर्स पे, जब भी आप शेयर मार्केट में डील करोगे ऑनलाइन, बीएस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, एनएसई पे जब भी आप ऑनलाइन शेयर्स खरीदोगे बेचोगे ट्रेडिंग करोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको हो गई टैक्स वगैरह खरीदोगे। ठीक है, तो एसटीटी आप याद रखो। आपके पेपर के लिए सिर्फ इतना काम का है कि एसटीटी किस पे लगता है? जो इक्विटी होता है उस पर, जब आप शेयर्स मार्केट से शेयर वगैरह खरीदते हो। और सीटीटी क्या हो गया आपका? कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स का मतलब जैसे आप शेयर्स खरीदते हो वैसे कमोडिटी भी आप खरीद सकते हो। कमोडिटी में क्या आ गया आपका? गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, एल्यूमिनियम, एक्सेट्रा। कुछ कमोडिटी प्लेटफॉर्म होते हैं, एमसीएक्स, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज। वहां जाके आप ये चीजें खरीद सकते हो। तो जब भी आप खरीदोगे, जितने का आप खरीदोगे उस पर टैक्स लगता है। वो टैक्स आपको पे करना है, आपके इससे कटेगा, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो आगे ये डिटेल में आएंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज पे लगता है, इनकम टैक्स जो इनकम पे लगता है, एसटीटी जो शेयर्स पे लगता है, और कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो कमोडिटी पे लगता है। ठीक है, ये पेपर के लिए आपको इतना याद रखना है अभी के लिए। यहाँ से आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, मेंस में बहुत कम चांसेस है कि मेंस में पूछेगा। मैं आपको जब कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस साथ के साथ बताता चलता हूँ। यहाँ से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, या इनका ऑर्डर पूछ लेगा कि किससे ज्यादा हमें पैसा मिलता है, किससे कम मिलता है। वो ऑर्डर आपको बजट से पता चलेगा, अभी हम देखेंगे बजट में इसका ऑर्डर देख लेंगे। ठीक है, तो इसको हटा दे रहा हूँ मैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल है, यहाँ पे गवर्नमेंट है। डायरेक्ट टैक्सेस में इन दोनों के बीच ही लेन देन होता है। मतलब डायरेक्ट टैक्सेस इस तरह के होते हैं, इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट को इनसे डायरेक्टली टैक्स मिलता है। मतलब बीच में कोई मीडिएटर नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली डिडक्ट होके गवर्नमेंट को मिल जाता है। लेकिन जो, और इसलिए क्या होता है ये डायरेक्ट टैक्सेस में, जैसे इंडिविजुअल आपके अलग अलग होंगे, आप हो, आप कुछ कमाते नहीं हो तो आपका कोई टैक्स नहीं। कोई अगर रिक्शे वाला है वो कुछ कमाता नहीं है, मतलब वो 2.5 लाख से रुपए से कम कमाता है, 2.5 लाख तक तो फ्री है, 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स लगता नहीं। अगर आप 2.5 लाख तक कमाते हो यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस। तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, 2.5 लाख के ऊपर जाओगे तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे एग्रीकल्चर इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, उसको एग्जाम्प्ट किया हुआ है हमने। क्यों एग्जाम्प्ट किया हुआ है आगे देखेंगे डिटेल में, क्या जरूरत है क्या करने की वो भी देखेंगे। तो जो आपके टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस आपके जो होते हैं वो डायरेक्टली पेड होते हैं, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, इसलिए इनको डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं।
और वो आपके इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेंगे ना। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, रिक्शे वाले के लिए अलग है, अंबानी के लिए अलग है, अडानी के लिए अलग है। कंपनी टू कंपनी वेरी करेंगे। छोटी कंपनी है कम टैक्स है, ज्यादा बड़ी कंपनी और ज्यादा टैक्स, और बड़ी कंपनी और ज्यादा टैक्स है। और ये डायरेक्टली पेएबल होते हैं, इनमें कोई बीच में मीडिएटर नहीं है कि आप किसी और को बोल दो कि मेरा टैक्स तू पे कर दे, नहीं, आप ही को पे कर दो। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आपकी, जैसे मेरी सैलरी से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है, सैलरी से डायरेक्ट डिडक्ट हो जाता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो यहाँ पे जो टैक्सेज है वो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाते हैं। जब कभी पेपर में आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला तरीका तो यह है कि क्या वो सब पे अलग अलग लगते हैं या सेम लगते हैं। अगर सब पे वो डिफरेंट लगते हैं तो वो डायरेक्ट टैक्सेस है, डिफरेंट लगते हैं। दूसरा, क्या वो डायरेक्टली पेड होते हैं या बीच में कोई मीडिएटर होता है। अगर वो डिफरेंट है और डायरेक्टली पेड है तो वो डायरेक्ट टैक्सेस है। अगर वो आपके डिफरेंट नहीं है, सेम है और इनडायरेक्टली पेड है तो वो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि सैलरी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, अब आप कहो दो लोगों की सैलरी सेम है, हाँ सेम है, तो उसमें भी हो सकता है वो सेविंग्स अलग करे। ठीक है, और अगर सेम भी टैक्स लग रहा है तो 2 पे सेम लग रहा है, लेकिन 10 पे सेम थोड़ा होगा, 50 पे सेम थोड़ा होगा, पूरे 100 करोड़ पे सेम थोड़ा होगा। और वो डायरेक्टली पेड होता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, आपके सबके लिए सेम होते हैं, आपके भी लिए भी उतना ही है, मेरे लिए भी उतना ही है, अंबानी के लिए भी उतना ही, अडानी के लिए भी उतना ही। और वो इनडायरेक्टली पेड होते हैं। कैसे होते हैं इनडायरेक्टली पेड, देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए अब आते हैं ये डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अभी देखेंगे गवर्नमेंट को किससे कितना पैसा आता है। फिर होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, ये यहाँ पे कोई पर्सन है, पर्सन हो सकता है कोई भी, यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है, यहाँ पे पर्सन इंडिविजुअल। ठीक है, कोई ये डायरेक्टली पे नहीं करेगा, यहाँ पे ये किसी को पे करेगा, यहाँ पे बीच में किसी मीडिएटर को पे करेगा। वो मीडिएटर जाके गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे आपने सोप खरीदा, ठीक है, तो आप यहाँ पे थे इंडिविजुअल, आपने किसको दिया पैसा, शॉपकीपर। वो बाद में आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा कराएगा उसमें जो भी टैक्स है। ठीक है, आज की डेट में तो जीएसटी लगता है, पहले सेल्स टैक्स लगता है। ठीक है, तो जो भी आपका शॉपकीपर सेल्स टैक्स या वैट, पहले वो लगता था, वो अभी सब किस में चले गए, जीएसटी में चले गए। तो आज की डेट में जीएसटी लगता है, जीएसटी भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्टली पेड नहीं होता है, आपको पे नहीं करना है गवर्नमेंट को कि सोप पे कितना टैक्स। आप कभी सामान खरीदते हो, आप उस पर देखते भी हो कि कितना टैक्स लगा हुआ है, आप नहीं देखते, उस पर लिखा रहता है ना एमआरपी। ठीक है, एमआरपी लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा रहता है। तो लिखा रहता है ना एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। उसमें ये सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं जो भी होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे अभी आपसे एसआर कॉलेज में आपसे फी लेते हैं आपसे फी, वो फी में आपका जीएसटी इंक्लूड होता है। ठीक है, जीएसटी आपका 18% मान लो। अब आपने तो हमें फीस दे दी, उसमें जीएसटी इंक्लूड है, वो जीएसटी हम आगे जाके जमा कराएं, आपको नहीं जमा कराना है। ठीक है, आपको कोई उसमें टेंशन नहीं लेनी है, आप तो सिर्फ उधर दोगे, वहां से आके जमा हो। ऐसे ही आप दुकान पे कुछ भी खाते हो, पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, मैगडी जाते हो आप, या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पे वो आपसे सर्विस टैक्स लेता है, वो सारा फिर आगे जाके वो गवर्नमेंट को जमा कराता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, मीडिएटर आ गया, बीच में एक मीडियम आ गया, इसलिए इनडायरेक्ट है। आप डायरेक्टली जमा नहीं करा रहे हो, इनडायरेक्टली जमा हो रहे हो। दूसरी खास बात क्या है, ये सबके लिए सेम है। आप सोप खरीद के लाओ, आपको भी उतना ही टैक्स देना है, मैं खरीद के लाऊं, मुझे भी उतना ही टैक्स देना है।
आप बर्गर खाओ, आपके लिए भी उतना ही टैक्स है, मैं खाऊं, अंबानी खाओ, सबके लिए सेम टैक्स है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, और यहाँ पे बीच में एक मीडिएटर आ जाता है। ठीक है जी, बता देते हैं इसको। आप देखो, इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक होता है आपका एक्साइज ड्यूटी। ये लगती है जब भी कोई भी चीज बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, उस पर जो ड्यूटी लगती है उसे मैन्युफैक्चरिंग ड्यूटी कहते हैं। आप कुछ भी बना लो, आप मार्कर बना लो, इंडिया में जब भी कोई चीज बनेगी, मैन्युफैक्चर होगी, उस पर जो ड्यूटी लगती है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है हमेशा। ठीक है, और एक्साइज ड्यूटी दोनों लेते हैं, सेंटर भी लेता है और आपका स्टेट भी लेता है। पहले जो सेंटर लेता था उसे एक्साइज ड्यूटी कहते थे, स्टेट जो लेता था उसे वैट कहते थे। इसको एक्साइज ड्यूटी कहते थे, स्टेट जो लेता था उसे वैट कहते थे। अब इन दोनों को किस में इंक्लूड कर दिया? इसमें अब जीएसटी में चला गया। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, बस इतना याद रखना, मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है। जब भी किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। जैसे आपने पेन खरीदा, वो पेन बना होगा, बन के ही आपको मिला है, तो बना है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी हो। आपने कोई भी चीज बनी, मैन्युफैक्चर हुई, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, दूसरा होता है सर्विस टैक्स। अब इनमें से कुछ अधिकतर टैक्स आपके जीएसटी में चले गए, हम देखेंगे कौन कौन से गए, लेकिन थोड़ा बहुत देखो, यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा हुआ है ना, मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सारे आगे जाके डिस्कस होते हैं। अभी थोड़ा आपका ओवरव्यू। सर्विस टैक्स, आप कोई भी सर्विस अवेल करते हो तो उस पर सर्विस टैक्स लगता है। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन, इट इज ए काइंड ऑफ सर्विस। ठीक है, सर्विस है। ठीक है, सर्विस ही है। आप जाते हो रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हो, वो लाके आपको खाना देते हैं। ठीक है, आप जो मंगाते हो देते हैं, वो आपकी सर्विस करते हैं, तो वो आपसे सर्विस टैक्स लेते हैं। तो आप सर्विस टैक्स किस में इंक्लूड हो गया? जीएसटी में। जैसे हम अभी आपसे 18% ले रहे हैं, अगर पहले होता तो ये सर्विस टैक्स कहलाता, अभी ये क्या कहलाता है? जीएसटी। ठीक है, तो सर्विस टैक्स भी आपका किस में चला गया? जीएसटी में चला गया। फिर आती है आपकी कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी किस पे लगती है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है। कोई भी चीज आप बाहर से इंपोर्ट करोगे उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, कोई भी आप चीजें एक्सपोर्ट करोगे उस पर ड्यूटी लगेगी। ठीक है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जब भी कोई आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी देश की बाउंड्री है, देश की बाउंड्री को जब भी क्रॉस करेगा इधर वे, तो उस पर जो ड्यूटी लगती है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कस्टम्स वाले बैठे होते हैं। अगर आप आईएएस लिखोगे, मतलब आईएएस क्या, अगर आप यूपीएस से लिखोगे और आपका आईआरएस मिला आपको, कस्टम एंड एक्साइज, ठीक है, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आईआरएस अगर आपको मिला तो आईआरएस में आपकी कस्टम्स में ड्यूटी लगेगी, तो वहां पे आप देखोगे कि किस तरह से कस्टम ड्यूटी ली जाती है। ठीक है, तो कस्टम्स में आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, एसएससी के थ्रू भी जा सकते हो। एसएससी के थ्रू आप इंस्पेक्टर बन के जाओगे, और यहाँ पे आप असिस्टेंट कमिश्नर बन के जाओगे, पावरफुल पोस्ट पे जाओगे। ठीक है, बड़ी पावरफुल पोस्ट होती है। ठीक है, तो कस्टम्स कब लगती है? कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, जब भी बाउंड्री क्रॉस करेगा सामान तो उस पर जो ड्यूटी लगाई जाएगी वो आपकी कस्टम ड्यूटी। बहुत पैसा कमाते हैं। ठीक है, देखो, आप करप्शन, अकेले तो करप्शन खत्म नहीं कर सकते। वो है ना, ये पानी का कुआं है। ठीक है, ये कुआं है पानी, ये आप पानी मान लो, ये करप्शन है। अब आपको करप्शन खत्म करने के लिए सिस्टम में घुसना पड़ेगा। तो जब पानी में या गिरोगे तो गीले तो होगे ना, करप्ट तो आप भी हो जाओगे। कितना ही कर लो करप्ट तो आप भी हो जाओगे, थोड़े ही हो लेकिन हो जाओगे। ठीक है, तो करप्शन पूरी तरह से खत्म करना बहुत मुश्किल है, कम किया जा सकता है। आप भी खुद भी जब अपना लाइसेंस बनवाने जाते हो तो आप कोशिश करते हो आपका लाइसेंस जल्दी बन जाए। आप कहीं पे भी जाते हो, कुछ भी काम करवाना हो, आप चाहते हो जल्दी हो जाए, तो उसके लिए आप ब्राइब देने को तैयार हो जाते हो।
तो हर कोई करप्शन जानबूझ के नहीं करता है, सुविधा के लिए भी करता है। ठीक है, अभी जैसे कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर आपके देखो, आप लोग इसमें भी कितना करप्शन किया है। ठीक है, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है, हमें आराम चाहिए। ठीक है, इसलिए तो आप पढ़ रहे हो अभी, क्योंकि आपको क्या चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, अच्छे से शादी हो जाए, वेल सेटल्ड लाइफ हो, मजे हो जिंदगी। ठीक है, वही तो है, सब यही चाहते, तो इसमें कोई गलत थोड़ी ना है। ठीक है, आप इसको हटा दे रहे हैं, आप करप्शन पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, आप कम कर सकते हो। आप ये बोलो मैं करप्शन पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, दैट इज नॉट। आप वहां पे जाके ये बोलो तू करप्शन मत कर, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये बोल सकते हो मैं नहीं करूंगा, हो रहा है होने दो। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे जब आपके जैसे अगर 100 लोग चले गए, देखो पहले, आज की डेट में जो नए लोग जा रहे हैं ना, जो नया रिक्रूट हो रहे हैं, वो लोग फिर भी ठीक है, थोड़े एथिकल है। लेकिन पुराने टाइम पे क्या था, आपका कोई चेक एंड बैलेंसेस ही नहीं थे। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, तो आप करप्शन करने में डरते हो। नए वाले लोग क्या है, थोड़े से क्या है, वो थोड़े समझ, मतलब उनको पैसों का इतना लालच नहीं है जितना पहले था। तो आजकल जो नए लोग जा रहे हैं, ये स्टडी पूरी की गई है कि नए लोग जो रिक्रूट हो रहे हैं वो काफी ईमानदार है पुरानों के मुकाबले। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करप्शन कम होगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म होने में इट विल टेक टाइम, क्योंकि इतनी सारी लेयर्स है आपकी, हर जगह पे करप्शन। ठीक है, उसके बिना काम भी नहीं होता। आपका J&K में तो बहुत करप्शन है, मैंने देखा अपनी आंखों से। अब आप भी क्या कर सकते हो, आपका ऊपर वाला, जब पॉलिटिशियंस करप्ट हैं सारे, तो आप क्या कर सकते हो, वो आपको बोलेगा भाई इतना पैसा चाहिए तो चाहिए, नहीं तो आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह कर देगा जब पानी पीने को पानी नहीं दिखेगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, हर आदमी सुविधाओं में रहना चाहता है। ठीक है, ज्यादा पंगा लोगे सिस्टम से तो सिस्टम आपको। ठीक है, इसलिए आप ईमानदार रहो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सिस्टम के खिलाफ खड़े हो जाओ। सिस्टम को सुधारने की कोशिश करो, लेकिन सिस्टम में रह के उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और लोग क्यों IAS वगैरह बनना चाहते हैं, पावरफुल पोस्ट है, पावर मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सैलरी उसकी कोई बहुत ज्यादा थोड़ी ना, उससे ज्यादा तो आपको प्राइवेट में मिल जाएगी। ठीक है, आपको भी पता है वो, क्यों IAS बनना चाहते हो आप बाबू। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस क्लियर, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये आपका छोटा छोटा ओवरव्यू था। अब डिटेल में आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना आपका ओवरव्यू। अब देख लेते हैं, ठीक है, इसको डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए। रोहिणी, हैंड क्यों रेज कर रहे हो आप, क्या हो गया? India has two types of taxes, namely direct tax and indirect tax. The core difference between both the taxes lies in their implementation. Apart from implementation, अभी मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। Apart from these types of taxation, there are other taxes or cess levied by government for specific purpose. cess हम देख चुके हैं, specific purpose के लिए लगता है। उसमें कौन कौन सा आता है, कृषि कल्याण सेस, स्वच्छ भारत सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस। ऐसे करके गवर्नमेंट जब मन करता है, जैसे अभी कोरोना सेस लगा दिया था गवर्नमेंट, लिकर पे लगा दिया था, कोरोना सेस लिकर पे लगा दिया था। अगर आपकी 200 रुपए की बियर है तो उसपे 20 रुपए आपका लगा दिया मान लो, तो वो 220 की हो गई। अब ये 20 रुपए जो एक्स्ट्रा है, ये आप पे करोगे लिकर शॉप वाले को, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। गवर्नमेंट उस पैसे को आपका कोरोना के लिए लड़ने के लिए यूज करेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके आएगी, वेंटिलेटर्स लेके आएगी, या जो भी गवर्नमेंट को लाना है। ठीक है, या वैक्सीनेशन के जो भी है, कल को गवर्नमेंट लगा दे आपका वैक्सीनेशन के लिए लगा दे सेस, कि आप कुछ भी सामान खरीदोगे उस पर आपको 1 रुपए सेस देना है वैक्सीन के नाम पे। तो 1-1 रुपए करके आप वो सामान, अगर दिन में आप 10 दिन में एक बार यूज करते हो, तो 10 दिन में आप 1 रुपए पे कर रहे हो। ऐसे करके कितनी जनता है, 130 करोड़ जनता है, तो गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा आ जाएगा।
क्योंकि आपके लिए 1 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 रुपए बड़ी चीज नहीं है आपके लिए, लेकिन गवर्नमेंट को तो 1-1 रुपए करके बहुत पैसा मिल जाएगा। तो वो आपको देखना है कि भाई किस तरीके से सेस को गवर्नमेंट लगाती है। तो गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाती है सेस को, जिस पर्पस के लिए लगाया आपको पैसा उसी के लिए यूज करना है, आप दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आगे डिटेल में आएगा सेस और सरचार्ज। मैं आपको बताऊंगा भी कि सेस और सरचार्ज और सेस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आपको एग्जाम्पल लेके 2-3 एग्जाम्पल लेके समझाएंगे कि सरचार्ज और सेस किस तरह से कैलकुलेट होते हैं अलग अलग इनकम लेके, ठीक है। मैंने आपको बोला ना, सेस और सेस कहीं पे भी लगा सकते हैं, सरचार्ज कहीं पे भी नहीं लगाते। सरचार्ज लगाने का एक वो होता है, ठीक है ना, एक पैटर्न है सरचार्ज के लिए कि इतनी मिनिमम आपकी इनकम होनी चाहिए। सेस किसी पे भी लगा सकते हैं, कल साबुन पे सेस लगा सकते हो, किसी भी चीज पे साबुन सेस लगा सकते हैं, कोल पे सेस लगाते थे हम। स्वच्छ भारत मिशन आया तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो लगा दिया। एजुकेशन सेस लगाते हैं हम, एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए उसके लिए लगाते हैं। तो आप ये मान लो कि गवर्नमेंट को आप टैक्स में, आप तो कुछ नहीं कमाते हो, फिर भी आप गवर्नमेंट को टैक्स में बहुत पैसा दे रहे हो। आप कुछ नहीं कमाते हो, यू डोंट अर्न इवन ए सिंगल पेनी, बट यू आर गिविंग ए लॉट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। साबुन आप भी यूज करते हो, लैपटॉप आप भी खरीदते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी जरूरत का सामान जो भी है, लड़के लड़कियां जो भी आपके एसेंशियल आइटम्स है वो आप खरीदते हो, उन पे टैक्सेस हैं ही, ठीक है। आप कोई ऑयल भी खरीदते हो उस पर भी टैक्स है, आप सोप खरीदते हो उस पर भी टैक्स है, आप कपड़े खरीदते हो उस पर भी टैक्स है, सब चीजों पे टैक्स है। लेकिन आप तो कुछ नहीं कमाते हो, जो कुछ नहीं कमाता उससे भी टैक्स है ना। तो टैक्सेशन तो है ही, कहते हैं ना कि दो ही चीजें सत्य हैं, ठीक है। इटर्नल इटर्नल ट्रूथ की बात करें आप, तो इटर्नल ट्रूथ में दो ही चीजें आती है। इटर्नल ट्रूथ में दो ही चीजें कौन कौन सी आती है, एक टैक्स और एक डेथ, बाकी सब मोह है। टैक्स, आप पैदा हुए तो टैक्स आपको देना ही देने हैं, और आप पैदा हुए तो आपको मरना है। दीज आर टू इटर्नल ट्रूथ्स, इनको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी और जगह हो सकता है, कई जगहों पे टैक्स नहीं लगता है। मैं इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, ठीक है। तो इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू हैव टू पे टैक्स एंड दैट इज रियल। जैसे गौतम बुद्ध कुछ बोल के गए, ऐसे मैं भी गौतम हूँ, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ आपको, यही सब है, ठीक है। फिर क्या है, डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स, अब सारे डायरेक्ट टैक्सेस पढ़े, ठीक है। तो एक एक करके हम डायरेक्ट टैक्सेस देखें। Direct taxes comprise taxes that you pay directly to the government. These taxes are levied. Levied means imposed. ठीक है, लगाए जाते हैं। Levied means imposed. ये टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, levied. Levied directly on an individual and therefore it cannot be transferred to another entity or person. Entity का मतलब है company. The Central Board of Direct Taxes, CBDT, ठीक है। जब आप IRS बनोगे, अगर आप इनकम टैक्स में गए तो यहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी। CBDT, the Central Board of Direct Taxes under the Department of Revenue is responsible for the governance of this tax, ठीक है। आपको ये याद रखना है कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। टैक्स का ये देखता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू टैक्स का ये देखता है। लेकिन आपका, जब मैंने बताया था आपको कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट बनता है, वो कौन सा बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आपके ये दोनों ही डिपार्टमेंट किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। मैंने आपको बोला ना, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक मिनिस्ट्री के अंदर, दोनों ही आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं। यूपीएससी ने, और शायद आपके भी 2-3 पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, क्या दिया गया था कि इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब लोगों को लगता होगा कि इकोनॉमिक सर्वे है, रेवेन्यू वाला ही सब पैसों का हिसाब किताब रखता है, तो यही बनाता होगा। नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अलग से वो बनाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू टैक्स को देखता है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
अब एक एक करके टैक्सेस देखते हैं। सबसे पहले आ गया आपका इनकम टैक्स। अभी हमने देखा था इनकम टैक्स, वैसे तो इनकम पे लगता है। फर्स्ट इज इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में पहला इनकम टैक्स है। अब इनकम टैक्स लगाने की पावर कहां से आती है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, आपके नरसिम्हन कमेटी ने बोला था कि इसको आपको क्या करने की जरूरत है, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि ये पुराना चल रहा है। इसमें बहुत सारे लूप होल्स है और इन्हीं लूप होल्स का यूज करके लोग टैक्स को क्या करते हैं, टैक्स बचाते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, यानी टैक्स को इवेड करते हैं या अवॉइड करते हैं। दो तरह की चीज होती है, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। ये दोनों अलग अलग चीज, ठीक है। दोनों है चोरी, दोनों है टैक्स की चोरी, टैक्स थेफ्ट है दोनों, लेकिन ये लीगल है, ये इलीगल। आगे देखेंगे डिटेल में, इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करनी है हमको। मनी लॉन्ड्रिंग में चर्चा करेंगे इनके बारे में, ब्लैक मनी, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन पे कहाँ पे चर्चा करेंगे डिटेल में? ब्लैक मनी। ठीक है, ब्लैक मनी हम डिटेल में देखेंगे कि बाबा रामदेव कितनी ब्लैक मनी लेके आ पाए। ठीक है, बाबा रामदेव ने बोला था मैं सारी ब्लैक मनी लेके आ जाऊंगा, तो वो कितनी ब्लैक मनी लेके आ पाए वो देखेंगे। है नहीं है ब्लैक मनी वो देखेंगे, है तो कहाँ है, किसके पास है, मेरे पास है, आपके पास है, किसके पास है वो भी देखेंगे। तो दैट वी विल सी इन डिटेल इन ब्लैक मनी। ओके, तो अभी के लिए आप टैक्स एविडेंस और टैक्स एविजन को भूल जाओ, बाकी याद रखो। तो इनकम टैक्स एक्ट से पावर मिलती है इसको। ठीक है, ऑल दी रूल्स ऑफ इनकम टैक्स आर सेट बाय दिस एक्ट। पुराना रूल है, इसको चेंज करने की जरूरत है, इसमें काफी कुछ चीजें ऐड करने की जरूरत है। दिस टैक्स विल अप्लाई टू एनी इनकम यू जनरेट फॉर प्रॉफिट्स, ओनिंग ए प्रॉपर्टी, सैलरी, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस। ठीक है, सब पे लगता है आपके, मैंने अभी आपको समझा दिया था। आपको सिर्फ इनकम टैक्स का क्या याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्स है, बाकी इससे आप पे कोई नहीं पूछेगा राइट है शॉर्ट नोट इनकम टैक्स। ये आपको समझाने के लिए ये गोल बच्चन लिखे गए। अगर आप इसको नहीं भी पढ़ोगे, अगर आपको सिर्फ इतना पता है इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है और इनकम पे लगता है, बस खत्म है। दिस टैक्स ऑल्सो डिटरमाइंस योर पोजिशन ऑन द इनकम टैक्स स्लैब। मैंने बोला ना आपको, टैक्स स्लैब होती है। टैक्स स्लैब कैसे होती है? जैसे 2.5 लाख तक फ्री है, फिर 2.5 लाख से आपके आगे आप चले जाओगे 10 लाख तक मान लो। तो जैसे मान लो उन्होंने 2.5 लाख से 5 लाख तक, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है। फिर ऐसे करके आपका मान लो 5 लाख से 20 लाख तक फिर आप चले जाओ तो उसपे 20% है। ऐसे करके स्लैब है। तो वो स्लैब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल की हेल्प से आगे जाए। टैक्स स्लैब का मतलब ये है, टैक्स स्लैब का मतलब ये है कि सबके लिए अलग अलग स्लैब बनी हुई है। क्यों स्लैब बनी हुई है? अगर मैं कुछ नहीं कमाता तो मेरे को 0 टैक्स देना है। अगर मैं थोड़ा ज्यादा कमाता हूँ, थोड़ा सा कमाता हूँ, तो मेरे को 5% टैक्स देना है। अगर मैं उससे थोड़ा ज्यादा कमाता हूँ तो मैं 20% वाले में पहुंच जाऊंगा। 10% वाली नहीं है, 10% हटा दी गई है। और उससे ऊपर जाऊंगा तो 30% स्लैब में पहुंच जाऊंगा। और उससे ऊपर जाऊंगा तो मेरे पे सरचार्ज भी लग जाएगा 12%। तो ये स्लैब किस लिए बनाई गई है? स्लैब इस तरीके से बनाई गई है कि आप अगर सबसे नीचे वाली स्लैब में हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, उससे ऊपर वाली स्लैब में हो तो 5% देना है, उससे ऊपर वाली में हो तो 20%, उससे ऊपर वाली में हो तो 30%, उससे ऊपर चले गए आप 30% और उसमें भी आपका 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हो तो 12% सरचार्ज। ये आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे आगे डिटेल। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो, स्लैब्स होती है, स्लैब्स के हिसाब से टैक्स लगता है। मैंने आपको बताया ना, गरीबों पे कोई टैक्स नहीं, या जो अर्न नहीं करता है, ठीक है, वन हु इज नॉट अर्निंग, अनएम्प्लॉयड, कुछ नहीं कमाता है, उस पर कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, ये इनकम टैक्स नहीं लगता। आप कुछ कमाते ही नहीं हो तो आप 0% वाली स्लैब में। आप 2.5 लाख तक कमाते हो तो भी आप फ्री है। 2.5 लाख के ऊपर जाओगे तो 5% वाले में चले जाओगे, 2.5 से 5 के बीच में। तो वो पूरी स्लैब है, हर साल उसमें कुछ ना कुछ चेंज वेंज होते रहते हैं। ये आपके पेपर के लिए काम की नहीं, लेकिन फिर भी एग्जाम में आपको एक एग्जाम्पल देके समझाएंगे किस तरह से टैक्स की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, ताकि आप किसी को समझा सको आगे। ओके, तो स्लैब्स किस लिए बनाई गई है? सबसे
जो बिल्कुल नीचे वाली स्लैब में उस पर कोई टैक्स नहीं। तो इस तरह से बनाई गई है, लिमिट बना दी गई है हमने कि इतने लाख तक कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर जाओगे तो इतना टैक्स, उसके ऊपर जाओगे तो इतना टैक्स, उसके ऊपर जाओगे तो इतना टैक्स। जैसे मैं इस वाली स्लैब में आता हूँ 30%, ठीक है, तो मेरे को 30% तक टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, तो मैक्सिमम है, तो इस स्लैब में आता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो आप, इस स्लैब से इस स्लैब में आने के लिए क्या कर सकते हो आप, इसको हटा दे रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, आप कुछ सेविंग्स कर सकते हो। आप पीएफ में पैसा डाल सकते हो, प्रोविडेंट फंड में। आप एलआईसी में पैसा डाल सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, किसी की तरह की आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। इनमें पैसा डाल के आप जितना पैसा, मतलब इसमें एक लिमिट है, ऐसा नहीं कि आपने सारा टैक्स बचा लोगे, इनमें लिमिट है कि आप पीएफ में 1.5 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते, या एलआईसी में आप 1 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते, लिमिट है। लिमिट हर साल आपकी चेंज हो जाती है, कुछ उसमें चेंज होते रहते हैं। तो इनमें आप कुछ पैसा डाल के, कुछ मतलब सम मनी, कुछ पैसा आप डाल के इनमें अपना टैक्स, जितना पैसा आप गवर्नमेंट ने, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 2 लाख तक आप इनमें डाल दो, उस 2 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, तो आप इनमें 2 लाख तक अगर आपने डाला तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये पैसा भी तो गवर्नमेंट आगे जाके यूज कर सकती है, किसके लिए? गवर्नमेंट के पास पीएफ वाला पैसा भी गवर्नमेंट के पास आएगा, किसमें जाएगा? पब्लिक अकाउंट में। उसको गवर्नमेंट अपने लिए यूज कर सकती है। एलआईसी वाला पैसा भी गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसको भी गवर्नमेंट यूज कर सकती है। जब आपका हो जाएगा पूरा कंप्लीट, 20 साल का टाइम है या 15 साल का टाइम है, उसके बाद गवर्नमेंट आपको दे देगी, तब तक गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया होगा या किसी और से ले लिया होगा। तो ये पैसा गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, यहाँ से इनमें आपको इन्वेस्ट करा के गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या प्रमोट कर रही है? सेविंग्स। सेविंग्स प्रमोट कर रही है ना। आपका पीएफ में पैसा गया, वो भी आपकी सेविंग्स है, एलआईसी में गया, वो भी आपकी सेविंग्स है, वो आगे जाके फिर आपका गवर्नमेंट उसको क्या करेगी? इन्वेस्ट। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या प्रमोट करते हैं? सेविंग्स प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करते हैं? उससे आप टैक्स बचा सकते हो। एक एग्जाम्पल से जब समझाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना टैक्स। जैसे मैं हूं, मैं अपना टैक्स बचाता हूँ पीएफ में पैसा डाल के या एलआईसी में पैसा डाल के, या फिर आपने होम लोन ले रखा है, आपने घर के लिए लोन ले रखा है, उस पे आपको इंटरेस्ट पे और प्रिंसिपल पे, अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों के कुछ पार्ट पे शायद 1 साल का 2.5 लाख के आसपास है, इतना आपका फ्री हो जाता है टैक्सेबल इनकम। जैसे आपने इंटरेस्ट पे दिया मान लो साल का 2 लाख, और प्रिंसिपल पे आपने दिया 1 लाख, 3 लाख हो गए, लेकिन उसमें से 2.5 लाख आपका फ्री कर देंगे। लेकिन ये पहले लोन पे ही मिलता है, इसका मैंने काफी बेनिफिट लिया है। होम लोन, होम लोन आपका अगर पहला होम लोन है तो पहले होम लोन पे आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों में रिबेट मिल जाती है। ये चीजें आपको प्रैक्टिकली कब समझ आएंगी? जब आप ये चीजें करोगे। अभी तो हम थ्योरेटिकली देख रहे हैं। जैसे पहले जब मैं इकोनॉमी पढ़ता था या मुझे पढ़ता था तब मुझे भी थ्योरेटिकल पता थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने चीजों में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन आइडिया था कि ऐसा होगा तो वैसा ही हुआ। अब आपको आइडिया है कि ऐसा होता है। अब आपको ये पता है कि होम लोन लेने में पहला फायदा है, आपको फर्स्ट होम लोन लेने में फायदा है, क्योंकि आपका काफी पैसा आपका टैक्स का बच जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे आपका काफी टैक्स में आपको फायदा हो जाता है। अगर आप इस पे नहीं कर सकते, अगर आपने होम लोन नहीं लिया है तो पीएफ में डालो पैसा, या आप एलआईसी में पैसा डालो, ठीक है। तो जब कमाओगे, जो कमाते हैं उनको तो पता ही, जब आप कमाने लगोगे तो आपको ये सब चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है आपका इनकम टैक्स, ठीक है। दूसरा आता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जैसे मान लो मेरी किसी कंपनी में, रिलायंस में मेरे शेयर्स हैं, रिलायंस में मेरे शेयर्स हैं, ठीक है। मान लो मैंने रिलायंस के 1 करोड़ के शेयर्स खरीद रखे, 1 करोड़ के शेयर्स है मेरे पास, मैं इनको बेच नहीं रहा हूँ शेयर्स को, मेरे 1 करोड़ के शेयर्स उसमें पड़े हुए हैं,
बेचूंगा तो उस पर मेरे को एसटीटी देना पड़ेगा, बेच नहीं रहा हूं। देखो कितने सारे टैक्सेस लगते हैं, बेच नहीं रहा तो पड़े हुए हैं चुपचाप से, लेकिन उस टैक्स, मान लो रिलायंस को फायदा हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ, मान लो 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से जो उसके शेयर होल्डर है उसको वो डिविडेंड देगा। यही तो होता है। एक आपकी कंपनी होती है, कंपनी किससे मिलके बनती है? शेयर होल्डर से मिलके बनती है हमेशा। ये मैंने आपको समझाया है। कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर्स को उसका पार्ट देना पड़ेगा, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। जैसे आपका हमारी जितने भी आपके, जैसे आरबीआई है, आरबीआई को कुछ भी जितना प्रॉफिट होता है, आरबीआई में 100% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है। तो आरबीआई, आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में कि आरबीआई ने गवर्नमेंट को इतना डिविडेंड दिया, क्यों? क्योंकि आरबीआई में 100% गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, तो आरबीआई 100% डिविडेंड किसको दे देगा? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट 100% शेयर होल्डर है। लेकिन यहाँ पे रिलायंस में ऐसा नहीं है, रिलायंस में और लोगों के भी शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो यहाँ पे जो डिविडेंड है वो यहाँ पे उसी हिसाब से डिविडेंड मिलेगा आपको, प्रॉफिट का उतना परसेंटेज मिलेगा जिस हिसाब से आपके पास शेयर्स है। तो अब मेरे को जो डिविडेंड मिला, जैसे मान लो मेरे को 10 लाख डिविडेंड मिलने वाला है, 10 लाख डिविडेंड मिलने वाला है, ठीक है। इसमें से पहले ही रिलायंस, उसमें जितना टैक्स लगना है, जैसे मान लो 15% लगता है, ठीक है। तो 10 लाख का आपका 15% वो पहले ही काट के मुझे देगी। वो 15% किसको जमा करा देगी? गवर्नमेंट को। जैसे यहाँ पे एआई में मेरे को जो सैलरी मिलती है, उस सैलरी में से पहले ही मेरा टैक्स डिडक्ट हो जाता है, वो गवर्नमेंट को जमा हो जाता है। ऐसे ही अगर आपका कहीं पे आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो शेयर्स पे जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो आपको टैक्स काट के मिलेगा। लॉटरी में भी आप पैसा जीतते हो, तो लॉटरी में भी अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी, तो उस पर ऑलरेडी आपका टैक्स वगैरह कट के आपको लॉटरी का पैसा मिलेगा। यानी टैक्स तो कटना ही कटना है। आप कहीं पे ही पैसा इन्वेस्ट कर लो, कहीं पे पैसा जीत लो, कितना ही पैसा कमा लो। और टैक्स में आपको फायदा दो ही तरीके से मिल सकता है, या तो आप बहुत अमीर हो तो आपको टैक्स रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि आपका पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उनसे आपकी जान पहचान है, तो आपको पॉलिटिक वो रिबेट मिल जाएगी उनके कहने पे। या आप बहुत गरीब हो कि आप टैक्स उसमें आते ही नहीं हो, स्लैब में। अगर आप बीच में हो, दोनों के फंसे हो, तो आपको टैक्स देना ही देना। आप भले इसे शेयर्स में इन्वेस्ट करो, वहां पे जितना आपको डिविडेंड आएगा, डिविडेंड का आपको चेक आता है। जैसे इन्वेस्ट किया होगा तो आपको डिविडेंड का चेक आएगा घर पे आपके, वो डिविडेंड जो मिलेगा वो आपको पहले ही टैक्स काट के मिलेगा। तो जो आपके शेयर्स होते हैं, आप देखो हर जगह टैक्स है। आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर्स बेचोगे खरीदोगे तो एसटीटी लगेगा, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। और आपने खरीदे बेचे नहीं, आपके पड़े हुए हैं उस पर भी आपके टैक्स लगेगा। प्रॉफिट अगर कंपनी को हो और आपको उसके बदले कुछ पैसा मिला, नुकसान हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना देना है ना लेना है। ऐसा नहीं है कि आपके शेयर्स की वैल्यू कम हो गई, कंपनी को नुकसान हो गया, कंपनी को नुकसान हो गया तो आपको कुछ डिविडेंड पे नहीं करेगी, तो आपको कुछ डिविडेंड पे नहीं करेगी तो आपको टैक्स नहीं जाएगा। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स किस पे लगता है? जो डिविडेंड्स आपको पेड किए जाते हैं, किसके द्वारा? कंपनीज के द्वारा। सब जगह देना पड़ता है। प्रोविडेंट फंड में डिपेंड करता है, अलग अलग तरीके से उसमें गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में जब आप विड्रॉ करते हो लास्ट में, तो अभी तो गवर्नमेंट ने बीच में लगाने का सोचा था, लेकिन अभी नहीं है उस पर टैक्स, ठीक है, अभी नहीं है। प्रोविडेंट फंड में हर साल इनकम टैक्स, जब भी आपका हर साल का जब भी बजट आता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। अभी तो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड को नहीं कर रही है टैक्स, अभी जो आप प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल रहे हो उसको नहीं कर रही। पहले करने का था लेकिन अभी नहीं कर रही है। कहाँ कर रही है प्रोविडेंट फंड? ठीक है, कर सकती है गवर्नमेंट, किसी भी चीज को टैक्स कर सकती है, लेकिन जब बजट आएगा वहां पे बताना पड़ेगा। क्योंकि टैक्स आप कब कर सकते हो? जब फाइनेंस बिल में आप उसको इनकॉर्पोरेट करो, और अगर किसी चीज का पोजीशन होता है तो गवर्नमेंट उसको वापस ले लेती है। नहीं तो गवर्नमेंट तो किसी भी चीज पे टैक्स लगा सकती है। कल को सांस लेने पे भी टैक्स लग सकता है, हंसने पे भी टैक्स लग सकता है।
इट डिपेंड्स। ठीक है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या है? कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स out of their profits to their shareholders. The tax which is levied on this dividend is called dividend distribution tax. It is levied in addition to income tax. Income tax तो अलग है, ये उसके अलावा। Currently companies are required to pay dividend distribution tax on the dividend paid to shareholder at the rate of 15% plus surcharge वगैरह जो लगता है, सेस वगैरह, ये आपके काम का है। ये आपको रेट कितना होता है ये हमारे किसी काम का है, क्योंकि पेपर में इतना डिटेल में नहीं पूछेगा वो कि 15%, और वैसे भी ये किसी काम का नहीं। पहली बात तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ही आपको समझ आता है, वही बड़ी बात है। फिर वो कितना लगता है, किस तरह से कैलकुलेट करता है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, इकोनॉमी के लिए काम का तो नहीं है, सीए वगैरह बनना है आपको तो वहां पे आपको ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपको मैंने बता दिया 15% लगता है, प्लस उस पर अगर सरचार्ज है कोई, मान लो 12% सरचार्ज है और 3% सेस है, तो आप कैसे करोगे? पहले आप 15% निकालो, उस 15% का 12% निकालो, फिर इन दोनों का 3% निकालो। ये हम आगे कैलकुलेशन करके देखेंगे किस तरह से सरचार्ज और सेस निकालते हैं। 2-3 एग्जाम्पल में सब देख रहे हैं। अभी के लिए आपके लिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स कब लगता है? अरे यार, पीएफ के पीछे, पीएफ में क्या होता है जब मैं आपको दिखाऊंगा अपनी सैलरी स्लिप तब आपको बताएंगे। जो आपका कटता है कुछ प्रोविडेंट, जैसे आपका सैलरी से कुछ पैसा कटता है ना पीएफ के नाम पे, अगर तो उसमें गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बीच में बोला था कि आप पीएफ विड्रॉ करेंगे तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन बाद में उसका काफी ज्यादा अपोजिशन हुआ तो उसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो इनके पीछे मत जाओ। ठीक है, छोड़ो इन सब चीजों को, आप वो पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये सब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी आगे जब हम टैक्स कैलकुलेशन देखेंगे। अभी के लिए इतना समझो ना, कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, कोई भी कंपनी अगर खरीदी जाती है या बेची जाती है, मतलब कंपनी जब बेची खरीदी जाती है तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। जैसे मान लो मैं हूं, ये कोई बी, मैं एक कंपनी बेचना चाहता हूँ इसको बी को, ये सेलर है और ये बायर है। ये बहुत खतरनाक टैक्स है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टैक्स अवॉइडेंस होता है। इसके 2-3 एग्जाम्पल आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ समझो होता है। मैं इसको बेचना चाहता हूँ बी को कंपनी, कैपिटल गेन्स टैक्स समझो ध्यान से। हमारा 1,000 करोड़ में सौदा हुआ। ठीक है, और मान लो 10% सीजीटी लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स, 10% कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। अब बायर खरीदेगा, बायर खरीदने वाला है, सेलर बेचने वाला है। मैंने आपको बोला है कि डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे को ये 1,000 करोड़ देगा फिर मैं 1,000 करोड़ में जमा कराऊंगा। ये क्या करेगा, 1,000 करोड़ की कंपनी है, 10% उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स है, तो 1,000 करोड़ का 10% कितना हो गया, 100 करोड़। ये 100 करोड़ गवर्नमेंट को जमा करा देगा बायर, डायरेक्टली इसमें तो डिडक्ट हो जाएगा ना। और मेरे को सिर्फ कितने देगा, ये 900 करोड़ देगा। यानी यहाँ पे जो टैक्स है वो बायर डायरेक्टली डिडक्ट करा के आपको वैसा देगा। अगर ये आपका सीजीटी जितना है उतना उसको डायरेक्टली जमा करा देना है गवर्नमेंट को, और 900 करोड़ आपको दे देगा। तो लोग क्या करते हैं, लोग ये 100 करोड़ बचाने के चक्कर में टैक्स अवॉइडेंस करते हैं। 100 करोड़ का नुकसान यहाँ पे किसको हो रहा है, सेलर को। सेलर को हो रहा है ना, पे तो उसी को करना है जिसको फायदा हो रहा है, फायदा तो इसी को हो रहा है, 1,000 करोड़ तो इसी को मिलने वाले थे। लेकिन यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, लाइबिलिटी किसकी बनती है, बायर की, कि आप जितना टैक्स भरता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करा के उसको दो। जैसे मेरे को मेरी कंपनी AAI सैलरी देती है,
तो वो पहले ही मेरा यहाँ पे टैक्स डिडक्ट करके किसको जमा करा देती है, गवर्नमेंट को। वही सेम केस यहाँ पे हो रहा है। अब ये क्या करते हैं, ये जो लोग होते हैं, 1000 करोड़ की नहीं बिकती है कंपनी, आपकी लाखों करोड़ों में बिकती है, ठीक है, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, इस तरह से सौदा होता है, तो उसका 10% बहुत ज्यादा होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने के लिए टैक्स अवॉइडेंस का यूज करते हैं, और उस टैक्स अवॉइडेंस का यूज करने की वजह से हमारी यहाँ की जो कंट्री है उसको टैक्स में काफी नुकसान होता है। अब ये कैसे यूज करते हैं, दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्निक। वो पढ़ने के लिए हमें पहले सारे टैक्सेस समझने पड़ेंगे, आगे जाके 2-3 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। देखो जब आपको ये टैक्सेस समझ आएंगे तब आपको समझ आएगा आगे चल क्या रहा है, कि कैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इतना सारा टैक्स बचा लेती है। तो वो जो टैक्स बचाती है उसमें एक मेन रोल है कैपिटल गेन्स टैक्स का। अभी के लिए आप इतना समझो, कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या होता है, बायर की लाइबिलिटी है कि वो भाई पहले ही टैक्स डिडक्ट करके दे। तो ये क्या करते हैं, ये लोग गेम खेलते हैं। ये गेम इस तरीके से खेलते हैं कि इस 100 करोड़ को या तो ये बचा लेते हैं गवर्नमेंट को टैक्स में देने से, या फिर इस 100 करोड़ का क्या बना देते हैं, 10 करोड़ या 1 करोड़। तो या तो गवर्नमेंट को टैक्स में पैसा कम मिलेगा, या गवर्नमेंट को टैक्स में पैसा नहीं मिलेगा। और वो किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि वो सारा कैसा रहता है, वाइट लगता है, सब सब लीगल लगता है, सब लीगल लगता है, इसलिए इसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। और ये ऐसा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसमें लूप होल्स हैं बहुत सारे। और इसका एक फेमस केस है आपका, जो हच को वोडाफोन ने खरीदा था। हच को जब वोडाफोन ने खरीदा था तो लगभग 55,000 करोड़, 55,000 करोड़ के आसपास की डील हुई थी। उसमें शायद आपका 11,000 करोड़ कुछ टैक्स बनता था, सब कुछ मिला मिला के। आगे देखिए, ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखो कि इतनी बड़ी डील हुई थी, काफी बड़ी डील थी, जब इतने सारे एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा अमाउंट कैपिटल गेन्स टैक्स का इसने अवॉइड कर दिया था। यही एग्जांपल आपको आगे समझाऊंगा डिटेल में कैपिटल गेन्स टैक्स। पहले हम टैक्सेस पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कैपिटल गेन्स टैक्स में किस तरह, क्योंकि अभी मैं आपको एग्जांपल समझाने लग गया, बाकी के टैक्स भूल जाओ। तो कैपिटल गेन्स टैक्स में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, एमएनसीज होती है, वो जब खरीदती है किसी दूसरी कंपनी को, या कोई कंपनी बेची जाती है, ठीक है, यहाँ पे बिकी कौन सी थी, हच। हच बिकी थी, खरीदी किसने, वोडाफोन ने, ठीक है, हच बिकी, वोडाफोन ने खरीदी। तो फर्ज किसका बन रहा था, वोडाफोन हमें देगी टैक्स, तो हम तो वोडाफोन से मांगेंगे, बायर ही देती है, नहीं बायर की लाइबिलिटी बनती है। तो हमने वोडाफोन पे केस किया था, फाइनली वोडाफोन जीत गई उस केस को। क्यों जीत गई, क्योंकि हमारे टैक्स सिस्टम में बहुत सारे लूपहोल्स। उसको आगे डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए आप इतना समझो। क्या लिख रहे हो अनमोल, व्हाट इज दिस जीपी, क्या लिखते हो लोग, ठीक है, इसको हटा दो। अब देखो कैपिटल गेन्स टैक्स, this is a type of income tax levied on the gains you make after the sale of an investment or property। ठीक है, कुछ भी आप बेचते हो उस पर जो फायदा होता है। दो तरह के कैपिटल गेन्स टैक्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। अगर आपने कोई कंपनी या कोई प्रॉपर्टी 3 साल से कम रखी, 36 मंथ, यानी 3 इयर्स, 3 साल से कम रखी और बेच दी, तो उस पर शॉर्ट टर्म लगेगा। उस पर कौन सा लगेगा, ये वाली, इस पे शॉर्ट टर्म लगेगा, इस वाले पे। अगर कम रखी तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से कम रखी तो शॉर्ट टर्म, और 3 साल से ज्यादा रखी तो लॉन्ग टर्म। जैसे कोई कंपनी है मेरी, ठीक है, वो 3 साल मैंने अभी बनाई, 3 साल से पहले मैंने बेच दी, तो उस पर गवर्नमेंट में से क्या लेगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और अगर ये कंपनी आप 3 साल के बाद बेचते तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। दोनों में फर्क क्या है, दोनों की रेट अलग अलग है। अब कितनी रेट होती है वो हमारे काम की नहीं,
ठीक है, हर साल इनमें कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पहले नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था, ये पिछले से पिछले साल के बजट में ही वापस से लेके आए, और गवर्नमेंट वो डिमांड भी कर रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी आप पे ये लगा हुआ है, ठीक है, आप ये और लेके आ गए, ठीक है, पहले एसटीटी है, एसईटीटी है, सब कुछ तो लगा रखा है, एसटीटी, सीटीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सारे टैक्सेस को लगा रखे, एक आप नया टैक्स और लेके आ गए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, तो इसको हटाने की मांग चल रही है काफी, ठीक है। इस बार उम्मीद थी कि इस बार हटा दिया जाएगा, लेकिन नहीं हटाया जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कब लगता है? जब 3 साल से ज्यादा तक आप होल्ड करके रखते हो किसी प्रॉपर्टी को, और 3 साल से कम तक होल्ड करके रखते हो तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, ठीक है। बस पेपर के लिए आपके इतना ही काम है, ठीक है, इससे ज्यादा आपसे ना पूछेगा, ना उसको जो पेपर सेट करता है उसको इतना आता है, ठीक है, कंसेप्चुअल चीजें पूछी जाती है, ठीक है। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स अभी मैंने आपको बता दिया, शेयर्स पे लगता है। शेयर ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू दिस टैक्स। फॉर एवरी शेयर परचेज और सेल यू हैव टू पे द सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स। आप शेयर्स खरीदो या बेचो, दोनों पे आपको टैक्स देना है, वो टैक्स कहलाता है आपका एस्टेट, ठीक है। पहले ही उसमें से डिडक्ट होके आपको शेयर मिलेगा, जैसे आपने बेचा, जैसे आपने खरीदना है, मान लो कोई 100 रुपए का शेयर है, आपने खरीदना है, तो इस पे मान लो आपको मान लो 1% टैक्स लगता है, तो आपको 101 का मिलेगा, पहले वो 1% टैक्स गवर्नमेंट को चला गया। और मान लो कोई शेयर आपने बेचना है, ठीक है, मान लो आप 105 का बेच रहे हो, उस पर भी 1% टैक्स लगता है, तो इस पे 1 रुपए और 5 पैसे डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके, फिर आपका कट के इसमें से 1 रुपए 5 पैसे कट के आपको मिलेगा, ठीक है, समझ गया। यानी कि 100 रुपए का शेयर अगर आप खरीद रहे हो तो वो आपको 101 का मिल रहा है, क्योंकि 1% गवर्नमेंट को टैक्स में गया है। और अगर मान लो आप इसी का 100 रुपए का शेयर कोई 100 का ही बेच रहे हो, उस पर 1% टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, तो 1 रुपया निकाल दो, आपको 99 रुपए मिलेंगे। तो खरीदो बेचो, उस पर आपको जो टैक्स कट के ही आपको शेयर का वो पैसा मिलता है, समझ गए आप। तो ये आपका जब आप शेयर मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, इतना इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्टडी में आप रिसर्च भी करोगे तो इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा जितना मैंने आपको बता दिया, वैसे रिसर्च करने की जरूरत है नहीं। फिर कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया मल्टीपल कमोडिटीज, जैसे शेयर मार्केट होता है ऐसे ही एमसीएक्स होता है, मल्टीपल कमोडिटीज एक्सचेंज। यहाँ पे आप जाके कमोडिटीज खरीद सकते हो, ठीक है। तो कमोडिटीज आप कुछ भी चीज खरीदोगे बेचोगे, वहां पे जाके आपको टैक्स, उस पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। आप जाके सर्च कर लेना, मल्टीपल ट्राउट में आपको मिल जाएंगे कमोडिटी एक्सचेंज, वहां पे आप खरीद सकते हो, ठीक है। इट इज अ टैक्स लिवाइड ऑन कमोडिटी ट्रेडिंग इन इंडिया। एग्रीकल्चर पे नहीं लगता, ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर को इसको इससे बाहर रखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इट इज सिमिलर टू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, वो शेयर पे लगता है, कमोडिटीज पे लगता है। कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स सबसे पहले आपका 2008-9 में लाया था, लेकिन उस समय इसका अपोजिशन हुआ तो इसको विड्रॉ कर लिया गया कि भाई आप एसटीटी ले रहे हो, इतने सारे टैक्स ले रहे हो, आप कमोडिटी और ले लो। लेकिन फिर बाद में 2013-14 पे ये वापस से इम्पोज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने चेंज क्या किया कि सिर्फ ये लगेगा नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, क्योंकि एग्रीकल्चर को तो आपको हर टैक्स से बाहर रखना। जैसे आप किसी कमोडिटी एक्सचेंज पे जाके वीट खरीदते हो, मान लो वीट का कॉन्ट्रैक्ट करते हो खरीदने का, उस पर नहीं लगेगा टैक्स, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे नहीं लगता ये टैक्स, ये टैक्स किस पे लगता है? सिर्फ आपका नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे, जितनी भी आपकी नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज होगी उन पे ये टैक्स लगेगा, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज पे नहीं लगता है, ठीक है। अब रेट इसकी कितनी है? जैसे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है, उसकी रेट आपकी 0.001% से लेके आपकी 0.125% तक होती है, लेकिन ये आपके काम का है। ऐसे यहाँ पे इसकी रेट कितनी है ये आपके काम की, ठीक है, लिख दी, पता है हमें, अच्छी बात है, नहीं पता और अच्छी बात है, तो उतना ही पढ़ो जितना काम का है। इसमें काम का सिर्फ क्या है, आपको सिर्फ आपके पेपर के लिए काम का क्या है कि ये डायरेक्ट टैक्स है, बस इतना पेपर के काम का है। बाकी ये सब राम कहानी कोई नहीं पूछेगा आपसे।
तो पेपर के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, और आपको समझा मैंने इसलिए दिया कि न्यूज़पेपर आप पढ़ते होगे तो उसमें कई बार सीटीटी एसटीटी लिखा आता रहता होगा, तो आपको समझ आना चाहिए कहाँ लगता है, क्यों लगता है। बाकी पेपर के लिए आपके काम का कोई पेपर दे लो, आप यूपीएससी दे लो, आप आपका जेके पीएससी का पेपर दे लो, आप कोई आपका जेके एसएसबी का पेपर दे लो, आप एसआई का पेपर दे लो, आप आरबीआई का कोई पेपर दे लो, वहां पे टाइप्स ऑफ टैक्सेस में यही पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्सेस, या आपको स्टेटमेंट दे देगा दो चार आपके इसके लिए, कॉर्पोरेशन टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए, वो आप समझ जाओगे स्टेटमेंट से कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ओके। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मैंने अभी आपको बताया किस पे लगता है, कंपनीज पे। ठीक है, जिनका जिनका टर्नओवर जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, बायर और सेलर सबमिट नहीं करता है, आप खरीद के लाओगे ना टैक्स, तो जो आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप ट्रेडिंग करोगे, तो जिससे आप शेयर्स खरीद रहे हो, ठीक है, वहां से आप जिसको बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा ना वहीं से, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हो वहीं से डिडक्ट होके, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले की जिम्मेदारी, वहां से ही अपने आप डिडक्ट हो जाएगा, आपको नहीं करना है सबमिट, आपके में से डायरेक्ट डिडक्ट होकर चला जाएगा। जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी है, आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाके क्रिप्टो करेंसी खरीद या बेच रहे हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी आपका, जब खरीदोगे तो भी आपका कुछ टैक्स वो काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगा, जब बेचोगे तो भी कुछ टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा करा देगा। समझ गए आप बात को। तो वो जो जहाँ से आप ऑनलाइन, जैसे आप बीएससी एनएससी से खरीद रहे हो, तो ट्रेडर्स जो यहाँ से आप खरीद रहे हो अपने आप काट के आपका जमा करा दो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बायर जमा करा रहा है सेलर, वहां पे बायर और सेलर का दोनों का कट के अपने आप जमा हो जाता है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा डिटेल में नहीं जाओ, इतना पढ़ लो, ऐसे तो मेरे को लगता है मेरा सिलेबस 2 महीने ले जाएगा। ठीक है, जितना समझा रहा हूँ उतना समझो, वो आपके पेपर में उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बल्कि ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स आपका क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, कंपनीज पे लगता है। ठीक है, अगर आपका साल का 1 करोड़ से टर्नओवर कम है, टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर, जैसे मान लो मैंने एक कंपनी खोली, कोई कंपनी एक्स खोली मैंने, ठीक है, इस कंपनी का साल का टर्नओवर 90 लाख ही है, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। टर्नओवर का मतलब मेरा पूरा जो कमाई है वो 90 लाख है, मतलब पूरी कंपनी ने जो कमाया वो 90 लाख ही कमाया, मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट सब मिला के, और मान लो इसमें से मेरा प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, तो प्रॉफिट और टर्नओवर में डिफरेंस होता है। जैसे एसआर कॉलेज है मान लो, इसका साल का टर्नओवर मान लो आपका है 1 करोड़, तो ये इसका टर्नओवर है, लेकिन ये प्रॉफिट थोड़ी ना है, प्रॉफिट मान लो है 10 लाख। अंबानी है, अंबानी की मान लो कोई कंपनी है, उसका टर्नओवर है 1,000 करोड़ मान लो, और प्रॉफिट कितना है उसमें से मान लो 50 करोड़ प्रॉफिट। टर्नओवर मतलब टोटल, लेकिन आपने जो कमाया उसमें आपने लगाया भी तो होगा, तो उसको निकाल दो फिर प्रॉफिट निकलेगा ना। तो टर्नओवर का मतलब टोटल कितना कमाया वो टर्नओवर है, टोटल कितना कमाया वो टर्नओवर है, उसमें से अपने सारे खर्चे वर्चे निकाल के आपके पास बचता है वो प्रॉफिट है। जैसे एक चाय वाला 10 रुपए की चाय बेच रहा है, उस 10 रुपए की चाय में उसने 3 रुपए 4 रुपए का सामान लगाया होगा, 5 रुपए का लगाया होगा, वो 100 चाय बेचता है 10 रुपए की। ठीक है, तो हम कहेंगे 1,000 रुपए उसका टर्नओवर, लेकिन उस 1,000 रुपए में से अगर उसने 500 खर्च कर दिया तो 500 उसका प्रॉफिट है। इस तरीके से प्रॉफिट और टर्नओवर निकाला जाता है। तो टर्नओवर के हिसाब से हम देखते हैं या प्रॉफिट के हिसाब से हम देखते हैं, दोनों चीजें अलग अलग। तो अगर आप देखो तो किसी कंपनी का अगर 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है साल का, तो उसी पे कॉर्पोरेट टैक्स लगता है।
ठीक है, उससे कम पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें भी कॉर्पोरेट टैक्स में भी स्लैब होती है अलग अलग। ठीक है, अब स्लैब क्या है आपकी देख लेते हैं, वो हमारे वैसे काम की नहीं है पेपर के लिए। ये है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स का अगर आप स्लैब देखो, ये पेपर के लिए काम की नहीं है, फिर भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ तक है, 1 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ तक, तो आप पे कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना लगेगा, 25% और 12% सरचार्ज। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी है कोई, उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, तो उसमें 30% लगेगा और 12% सरचार्ज। और कोई फॉरेन कंपनी है, उसपे टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उस पर 40% लगते हैं हम और 5% उस पर सरचार्ज। देखो कितनी हाई टैक्स रेट है, इतनी हाई टैक्स रेट है, इसी वजह से लोग टैक्स बचाते हैं, इसी वजह से लोग टैक्स बचाते हैं। ठीक है, इतनी हाई टैक्स रेट आपने रखी हुई है, ये दिखाने का मतलब वही है, आपका ऑब्जेक्टिव यही था कि आप ये याद नहीं रखनी है पेपर के लिए, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये बताने का कि देखो 25%, 30%, 40%। अगर आपने 100 करोड़ कमाया, 100 करोड़ में से आप 40 करोड़ तो टैक्स में दे दोगे, तो आप चोरी नहीं करोगे क्या? आप चोरी करोगे, पक्का चोरी करोगे आप। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स। लास्ट डायरेक्ट टैक्स इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। लास्ट डायरेक्ट टैक्स, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, इसको समझो, ये भी इंपॉर्टेंट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज्यादा हाई है हमारे यहाँ पे बोलते हैं टैक्स टेररिज्म, हर चीज पे टैक्स लगता है। और दूसरी बात सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि टैक्स आप लगा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस टैक्सेशन से जो पैसा आ रहा है उसका तो सही यूज करो, उसका मिसयूज होता है। आप जा रहे हो घूमने, एक छोटा मोटा नेता भी जा रहा है तो 10 गाड़ियां लेके जा रहा है। ठीक है, आप पेट्रोल डीजल की प्राइसेस इतनी हाई है, ठीक है, आपने फालतू के इतने सारी प्रिविलेजेस दे रखी है उनको। ठीक है, तो वही वाली बात है, अगर कोई एक बार बन जाता है एमएलए एमपी, पेंशन उसको जिंदगी भर मिलती रहती है। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस ने अपने लिए सारा कर रखा है, तो उसकी वजह से जनता तो क्या है, जनता को किसने तो किसती है। देखो नेता कोई भी हो, मेरा ये मानना है पॉलिटिशियन कोई भी हो, कोई पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता। सारे पॉलिटिशियन बनते इसलिए पावरफुल बनने के लिए, और फिर वो अब जनता का शोषण ही करते। पहले के जमाने में होते थे, लोगों के बारे में सोचते थे, अब नहीं सोचते। अब तो सिर्फ राज करने के लिए बनते हैं पॉलिटिशियन। ठीक है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या है, आप समझो बात को। जैसे मान लो कोई कंपनी है, जैसे वोडाफोन ही मान लो, या मान लो रिलायंस है। इन्होंने क्या किया, कुछ टैक्टिक्स यूज करके और अपना टैक्स जीरो दिखा दिया। मान लो कुछ भी इन्होंने टैक्स अवॉइडेंस यूज किया, वो आगे देखेंगे कौन कौन सी टैक्टिक्स यूज करते हैं, अभी के लिए इतना समझो, इन्होंने किसी भी तरह से झोल झपाटा करके अपना टैक्स जीरो दिखा दिया। अब ये जीरो टैक्स पे ही नहीं करेंगे, कुछ टैक्स जीरो। अब उसके बाद हमें पता चल गया कि भाई इन्होंने कोई बेईमानी करी, इन्होंने बेईमानी करी है, हमने इनकी बुक्स वगैरह देखी, हमें आइडिया लग गया इन्होंने टैक्स अवॉइडेंस किया है या कुछ किया है, और हमें ये एस्टेब्लिश हो गया कि हाँ इन्होंने गड़बड़ करी, तो हम इनसे टैक्स मांग सकते हैं। इनको हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स देना चाहिए था, या कैपिटल गेन्स टैक्स, कुछ भी टैक्स जो बनता था वो देना चाहिए था। मान लो इन्होंने कोई भी टैक्स चोरी कर लिया, ये इन्होंने छुपा लिया, मतलब टैक्स अवॉइडेंस किया। टैक्स अवॉइडेंस मतलब इन्होंने तरीके यूज करके, लूप होल्स का यूज करके, उसके बाद ये पता चल गया हमें कि इनको टैक्स कुछ देना चाहिए था, तो हम इनसे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मांगे कि भाई तुम कम से कम हमें इतना तो टैक्स दो, क्योंकि तुमने जीरो टैक्स दिखा दिया लेकिन तुम्हारा जीरो टैक्स बनता नहीं है, तुम्हारा कुछ ना कुछ टैक्स बनता है। चलो तुम उतना टैक्स मत दो, लेकिन कम से कम आप मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के रूप में जितना आपको प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ परसेंट दो। तो वो पहले आपका कितना था, 18.5% था, उसको अब कितना कर दिया गया, 15%। ये करने का कारण क्या है कि भाई कुछ तो मिले। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो पढ़ते हैं, several companies make huge profits during a year
however they reduce their tax liability or they do not pay any tax at all. ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस यूज करके ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जीरो टैक्स पेइंग कंपनीज, टैक्स ही जीरो कर दिया उन्होंने अपना. MAT was introduced from the assessment year 1988-89. The objective of introduction of MAT is to bring into the tax net zero tax companies. ये बड़ी याद रखना प्रीलिम्स के लिए. Which in spite of having earned substantial book profits and having paid handsome dividends do not pay any tax due to various tax concessions and incentives provided under the income tax law. यानी किसका यूज कर लेते हैं, टैक्स अवॉइडेंस का. टैक्स इवेजन नहीं है, छुपा नहीं रहे हैं, टैक्स अवॉइडेंस है, लीगली दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हमको फायदा हुआ लेकिन हम टैक्स पे नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया टैक्स अवॉइडेंस में कि हमारा हम टैक्स मान भी नहीं सकते हो, लेकिन हमें पता है कि इसको प्रॉफिट हुआ है, तो फिर हम उससे बोलेंगे भाई तुम्हें प्रॉफिट हुआ है, तुमने टैक्स अवॉइडेंस का यूज किया, तुम्हें देना तो पड़ेगा, नहीं देगा तो कोर्ट जाएंगे. एमटी इज लिवाइड ऑन बुक प्रॉफिट, जितना उसको फायदा हुआ उस पर 15% लेंगे. मान लो 100 करोड़ का फायदा हुआ लेकिन उसने हमें कुछ टैक्स नहीं दिया, तो हम बोलेंगे 15 करोड़ दे दे भाई, उसका 15%. ठीक है, तो ये होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स किसके लिए यूज किया जाता है, जीरो टैक्स कंपनीज, जो जीरो टैक्स कंपनीज बन जाती है. ठीक है, आगे जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से लोग टैक्स बचाते हैं. आपके काम की तो नहीं है ये, मेरे काम की भी नहीं है. क्यों नहीं है ये चीज हमारे काम की, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई कंपनी है जिसकी कीमत 1000 करोड़ है, ना हम इतनी महंगी कंपनी खरीदने वाले ना बेचने वाले, ना मुझे वोडाफोन खरीदनी है, ना मुझे हज खरीदनी है, ना मुझे रिलायंस खरीदनी है. हम तो शांति से जीने वाले लोग. लेकिन अब ये पेपर में भी आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कैपिटल गेन्स टैक्स किस तरीके से बचाते हैं, किस तरीके से वोडाफोन ने किया नहीं, लेकिन पता होना चाहिए दिल की तसल्ली के लिए कि हाँ ऐसे से बड़े बड़े पाप होते हैं. तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के बड़े बड़े केसेस हुए हैं और किस तरीके से टैक्स अवॉइड किया गया है और किस तरीके से उस पर केस चला है और मैट आने का कारण यही है. ठीक है, और इसमें जो कंपनी यूज करती हैं बचाने के लिए टैक्स को, वो यूज करती है टैक्स हेवंस का और साथ में शेल कंपनीज का. ये दो चीजें यूज करके कंपनीज अपना टैक्स बचा लेती हैं. ठीक है, तो ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे हम, ये सारी चीजें आपकी डिटेल में आएंगी आगे. ठीक है, अभी के लिए आपको पता होना चाहिए मैट क्या होता है. ठीक है, तो ये हमारे सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं. अब पहले कुछ और टैक्सेस होते थे लेकिन वो अब अबॉलिश कर दिए गए, तो वो टैक्सेस भी देख लेते हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस अबॉलिश कर दिए गए. बहुत सारे हैं लेकिन कुछ काम के देख लेते हैं. अबॉलिश मतलब अब ये नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इन टैक्स में कुछ प्रॉब्लम्स होगी. कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी? एडम स्मिथ ने बोला है कुछ चीजें, वो आगे पढ़ते हैं अभी. एडम स्मिथ ने कुछ चीजें बोली है टैक्स के बारे में. एडम स्मिथ ने क्या बोली कि एक अच्छा टैक्स कैसा होना चाहिए, एक अच्छा टैक्स कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए. तो इनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, ये अच्छे टैक्स नहीं थे तो इनको हमने हटा दिया. हर साल आपके टैक्सेशन सिस्टम में कुछ चेंज किया जाता है. क्यों? जो टैक्स अच्छे नहीं होते उनको हम हटा देते हैं. अच्छे नहीं होने का मतलब जो कन्वीनियंट नहीं होते, जो परेशान करते हैं, जो हरास करते हैं, ठीक है, या जिससे गवर्नमेंट को नुकसान होता है, उनको हटा दिया जाता है. ठीक है, तो कुछ टैक्सेस हमने हटाए हैं, वो देखते हैं कौन कौन से. पहला है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स. पहला है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स. फ्रिंज बेनिफिट टैक्स क्या है? जैसे मान लो मैं आप में से कोई स्टूडेंट है, मान लो कोई स्टूडेंट है एक्स, उसकी कोचिंग का खर्चा उठाना चाहता हूँ, तो मैंने आपका एडमिशन कराया, चलो मान लो SR कॉलेज. अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ, ये बेनिफिट दे रहा हूँ, फ्रिंज बेनिफिट. मतलब आप मान लो मेरे यहाँ पे काम करते हो, या फिर मान लो मेरे जूनियर हो, मेरे कुछ काम करते हो आप, ठीक है, मेरी हेल्प करते हो, तो आपने बोला मुझे पढ़ना है, मैंने बोला ठीक, मैं एडमिशन करा देता हूँ ऐसा. अब यहाँ पे मैं आपको क्या, मेरे घर यहाँ काम तो करते हो आप, लेकिन मैं आपको एक फ्रिंज बेनिफिट भी दे रहा हूँ. क्या फायदा दे दिया मैंने आपको? एक
कि भाई आप मेरे लिए काम करते हो तो मैं आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा हूँ। क्या बेनिफिट दे रहा हूँ? कि मैं आपको कोचिंग करवा देता हूँ, कल को कुछ बन जाओगे। अब मैंने आपको बेनिफिट तो दे दिया। अब रूल पहले क्या होता था, अभी की बात अलग है। अभी तो क्या है, ये स्टूडेंट फीस जमा कराएगा, एसआर वाले आपका जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करेगा। पहले क्या होता था, ये सिर्फ फीस लेते थे। जैसे मान लो आपकी 80,000 फीस, तो मैंने एसआर में जमा कराया, लेकिन उस पे जो आपका टैक्स लगेगा, जिसे पहले सर्विस टैक्स कहते थे, अब जीएसटी है, पहले सर्विस टैक्स कहते थे, वो किसको जमा कराना पड़ेगा? जाके मुझे जमा कराना पड़ेगा, जाके टैक्स ऑफिस में। पहले ऐसा होता है। अब आप सोचो, आप इसका एडमिशन कराओगे, क्यों कराएंगे भाई? मतलब मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। पैसे देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इसका 18% सिर्फ, या मान लो 10% लगता था, मान लो सर्विस टैक्स, तो मुझे 80,000 का 10% 8,000 जमा कराने के लिए उनके ऑफिस जाना पड़ेगा, पूरा दिन खराब करना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, 100 तरह की फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या किसी को ऐसा फ्रिंज बेनिफिट दूंगा? नहीं। तो इसमें क्या इनकन्वीनियंस हो रही है ना, मेरे को इनकन्वीनियंस हो रही है, मेरे को इनकन्वीनियंस हो रही है, इनके पास भी स्टूडेंट कम आएंगे, और साथ में स्टूडेंटों का नुकसान हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं? मैं इस टैक्स को हटा दूं। मैंने इस टैक्स को हटा दिया। अब क्या है, ये टैक्स हट गया, और अब ये क्या बन गया? पहले डायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट क्यों था? क्योंकि मैं उसको दे रहा था फायदा, तो मुझे ही टैक्स जमा कराना पड़ रहा था। पहले ये डायरेक्ट टैक्स था। अब मैंने क्या किया, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बना दिया। अब फ्रिंज बेनिफिट की जगह ये कहलाता है सर्विस टैक्स। पहले सर्विस टैक्स था, और आज की डेट में जीएसटी। अब आपको किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, मैं कितने स्टूडेंट का एडमिशन कराऊं, मुझे सिर्फ फीस जमा करानी है, और उस पर जो जीएसटी है वो भी डायरेक्ट जमा कराना है, आगे वो जमा कराएंगे जाके। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में क्या था, आप किसी को एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटी दे रहे हो, उस पर जो टैक्स लगता था वो आपने जाके जमा कराना है, तो आप दोगे किसी को फैसिलिटी? नहीं दोगे। तो इससे गवर्नमेंट को भी टैक्स में नुकसान होगा, और साथ में क्या है, आपको भी इनकन्वीनियंस है, और साथ में जिसको फैसिलिटी मिलने वाली थी उसको भी नहीं मिलेगी। तो ये था फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ठीक है। ऐसा ही एक होटल रिसीट टैक्स भी था, वो भी हटा दिया। ऐसा ही सेम होटल रिसीट टैक्स था, होटल रिसीट टैक्स। होटल रिसीट टैक्स में क्या होता था, ये भी कमाल का टैक्स था। आपने 100 रुपए का खाना खाया किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है, 100 रुपए का खाना खाया, उस पर 10% मान लो सर्विस टैक्स लगता है, ये होटल रिसीट टैक्स लगता है। होटल रिसीट टैक्स लगता था पहले। 10% कितना हो गया इसका? 10 रुपए। अब होटल वाले को आप कितने दोगे? 90 रुपीज। ये 10 रुपए जाके आपने जमा कराने। नहीं, मान लो 100 रुपए, उस पर 10% टैक्स लगता है, तो 110 हो गए ना। तो होटल वाले को तो आप 100 रुपए दे दोगे, लेकिन 10 रुपए जो एक्स्ट्रा लगे, वो 10 रुपए आपने जाके इनकम टैक्स के ऑफिस में जमा कराने पड़े, टैक्स वाले के ऑफिस में। अब आप सोचो, 100 रुपए का खाना खाने के बदले, चलो खाना खा लिया, 10 रुपए का टैक्स जमा कराने के लिए मैं अपना स्कूटर ले जाऊंगा। उस समय स्कूटर ही चलते थे, उसका पेट्रोल ही मेरा चला जाएगा। 5-6 रुपए का पेट्रोल चला गया, वहां जाके खड़ा रहा मैं लाइन में पूरे दिन धूप में। तो ये 10 रुपए खाने ही जाऊंगा होटल में? नहीं। मेरे लिए भी इनकन्वीनियंस होटल का बिजनेस पड़ेगा? नहीं। तो इसको भी हटा दिया गया। आज की डेट में वो क्या है, सर्विस टैक्स है, या फिर आप जीएसटी हो गया। आप होटल में खाना खाओ, 100 रुपए का बिल आया, उस पर 10% टैक्स है, 110 रुपए हुए। होटल वाला 110 रुपए लेगा, बाद में वो 10 रुपए टैक्स खुद जमा करा देगा। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स हो चुका है। तो पहले ये होटल रिसीट टैक्स डायरेक्ट टैक्स था, तो कितनी दिक्कत होती होगी, खाना खाने नहीं जाता होगा कोई, कि भाई क्यों खाना खाने जाए, 100 रुपए का खाना खाने जाएंगे और 10 रुपए का टैक्स, और 10 रुपए का टैक्स जमा नहीं करना चाहोगे, नोटिस आ जाएगा। क्योंकि बिल तो इसके पास है, ये तो यहाँ से भेज देगा सारी डिटेल्स आगे, कि भाई ये पर्सन है, इस पे इतनी लाइबिलिटी बनती है। तो अब फिर आपके पास जब आप चोरी करोगे, 10 रुपए की चोरी हो या लाख रुपए की चोरी हो, चोरी तो चोरी है। और जो छोटी चोरी करते हैं वो जरूर पकड़े जाते हैं। बड़ी चोरी करते हैं वो क्या करते हैं कि भाई थोड़ा सा तू ले ले। अब 10 रुपए में क्या दोगे आप उसको? वो बोलेगा तेरे पे तो हम लगाएंगे पहले। ठीक है। तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और होटल रिसीट टैक्स दोनों में, दोनों सेम से ही थे, लेकिन दोनों में प्रॉब्लम थी, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया। पढ़ो। Fringe benefits are the benefits in kind offered by the companies to their employees in addition to salaries paid to them
सैलरी दे रहे हो उसके अलावा, जैसे मेरे कोई काम करता है मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, साथ में मैंने बोला चल कोचिंग करा देते हैं या तेरे को जिम में एडमिशन दिला देते हैं कहीं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इंक्लूड टेलीफोन रीएम्बर्समेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, सब्सिडाइज्ड कैफेटेरिया, एक्सेस टू जिम्स, फ्री बस सर्विस, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शंस वगैरह। ठीक है। Fringe benefit taxation is a taxation of this benefit in kind which is provided by the company to their employees. ठीक है, ये वही चीज है। It was introduced in the budget of 2005-06. It was abolished in the budget 2009-10. Thus the present situation is that fringe tax has been removed discontinued. ठीक है, आपको कुछ याद नहीं रखना है इसमें, तो आपको याद रखना है कि फ्रिंज बेनिफिट टैक्स आजकल हटा दिया गया है। लेकिन कैसा टैक्स था? डायरेक्ट टैक्स था। ठीक है, आपको पेपर में कई बार ये ऑप्शन में दे देते हैं फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये डायरेक्ट टैक्स था, ये भी डायरेक्ट टैक्स था, अब नहीं है। ये आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैव बीन अबॉलिश्ड, तो ये अबॉलिश हो गया, ये भी अबॉलिश हो गया। और भी कुछ अबॉलिश किए गए वो भी देख लेते हैं। वेल्थ टैक्स। ठीक है, पहले वेल्थ टैक्स लगता था। अगर आपकी वेल्थ 30 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो वेल्थ टैक्स लगता था 1%। ठीक है, रिचर सेक्शन में। ठीक है, बजट 2016-17 से पहले, 16-17 में इसको हटा दिया गया। वेल्थ टैक्स लगता था, लेकिन अब देखो दिक्कत ये है कि गवर्नमेंट किस किस का हिसाब रखेगी कि किसके पास 30 लाख वेल्थ है। और दूसरी बात क्या है, मेरे पास अगर है भी तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ अपनी मम्मी का नाम कर दूंगा, कुछ भाई का नाम कर दूंगा, इस तरह से मैं बेईमानी कर लूंगा, फिर गवर्नमेंट मुझे पकड़ने के लिए 10 लोग बिठाएगी, उनको सैलरी देगी। तो वेल्थ टैक्स में दिक्कत यही थी कि वेल्थ टैक्स में आपको डेटा रखना, उसके लिए आपको मैन पावर की ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, फिर आपको टैक्स भी कम ही मिलता था। 30 लाख का 1%, उसमें भी आप ज्यादातर लोगों को पकड़ नहीं पाते थे। तो इसलिए वेल्थ टैक्स में गवर्नमेंट को खर्चा बहुत करना पड़ता था, आता उसके पास पैसा बहुत कम था। तो गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स को हटा दिया। तो उन्होंने बोला इतनी माथापड़ी कौन करेगा, इसको हटा दो। तो गवर्नमेंट ने इसको हटा के क्या बोला, गवर्नमेंट ने कि हम एक काम करते हैं, वेल्थ टैक्स को हटा देते हैं, लेकिन कुछ पैसा तो हमारा जाएगा इससे। हम एक काम करते हैं, जो अमीर लोग हैं, मतलब जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है। अब देखो वेल्थ आप छुपा सकते हो, इनकम तो नहीं छुपा सकते। मेरी अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है वो दिखाई देगी गवर्नमेंट को। या बिजनेसमैन है, उसकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया वो दिखाई देगा। जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है उन पे 2% सरचार्ज लगा दो। जैसे किसी का 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज्यादा है, मान लो किसी ने 10 करोड़ कमाए, तो 10 करोड़ पे 2% गवर्नमेंट को सरचार्ज एक्स्ट्रा देगा। ये आपका किसके अलावा है? टैक्स के अलावा। तो जो वेल्थ टैक्स था, इसमें गवर्नमेंट को लेने में इतनी तकलीफ होती थी, सब पता करना पड़ता था, किस किस की प्रॉपर्टी का पता करते फिरेंगे। तो वेल्थ टैक्स में इतनी प्रॉब्लम होती थी, उसको हटा के एक सिंपल सा टैक्स लगा देगा, सरचार्ज। तो गवर्नमेंट किसी टैक्स को हटाती तो नया टैक्स लगा देती। तो आज की डेट में वेल्थ टैक्स आपका अबॉलिश हो चुका है। पहले लगता था 2016-17 से पहले लगता था, अब वेल्थ टैक्स नहीं लगता। ठीक है, ऑफिस होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का हर जगह पे, वहां पे सबमिट होते हैं। ठीक है, जीएसटी का ऑफिस होता है, वहां पे सबमिट होता है। आपका तो ऑनलाइन होता है सबमिट, ऑनलाइन करो ना, अगर आपको करना है तो ऑनलाइन सबमिट होता है। आजकल तो ऑनलाइन होता है सब कुछ सबमिशन, आप आजकल ऑफलाइन कुछ नहीं होता, सब ऑनलाइन। आप उसके साइट पे जाओ और साइट पे जाके सबमिट कर दो। ठीक है, जीएसटी के साइट पे जाके पे कर दो, हर चीज वहीं पे जाके पे हो जाती है आजकल। ठीक है, लास्ट जो टैक्स अबॉलिश किया गया है वो और देख लो, एस्टेट ड्यूटी। एस्टेट ड्यूटी देख लेते हैं। एस्टेट ड्यूटी में क्या होता था, इसको इनहेरिटेंस टैक्स भी बोलते हैं। देखो ये भी कमाल का टैक्स था। आज मैंने सोचा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों खत्म कर दूंगा, जीएसटी पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंच पाया। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट ही इतने सारे हैं, वो भी बड़े थोड़े वैसे होते हैं, अजीब से डाउट होते हैं। मतलब जिज्ञासा ज्यादा है आप लोगों में, बहुत जिज्ञासु बच्चे हैं इस बारे में। ठीक है, जो चीजें आगे क्लियर होने वाली होती हैं, जीएसटी आपको पे करना है, सब ऑनलाइन पे हो जाता है आजकल। ठीक है, सब ऑनलाइन साइट पे जाओ, वहां जाके पे कर दो, मैनुअली कुछ नहीं होता आजकल। तो ठीक है, जीएसटी पे जाने का प्लान था आज, कोई नहीं, कल जाएंगे। इनहेरिटेंस टैक्स है, इनहेरिटेंस आपको पता ही है।
फादर से सन को मिला, सन से उसके सन को मिला, ठीक है। होता क्या था एस्टेट ड्यूटी में? एस्टेट तो आपको पता ही है, रियासत है। एस्टेट ड्यूटी रियासत है, बड़ी बड़ी रियासतें होती थी। तो क्या था एस्टेट ड्यूटी कि एक फादर है, मान लो जब उसकी डेथ होगी, तो फिर डेथ होने के बाद उसकी एस्टेट उसके सन को ट्रांसफर होगी। जब उसके सन को ट्रांसफर होगी, उस समय उसके सन को जो उसकी प्रॉपर्टी है उस पर एस्टेट ड्यूटी पे करना पड़ता था। जितनी जितनी उसकी वैल्यू है उसका कुछ परसेंट उसको टैक्स देना पड़ता था। फिर इस सन है ये, ठीक है, इसकी भी शादी वादी हुई होगी, ये फादर बनेगा। फिर इसकी जब डेथ होगी तो इसकी प्रॉपर्टी इसके बेटे या बेटी को जाएगी, सन या डॉटर। तो जब वापस से ट्रांसफर होगा वापस, अब बताओ इसमें गवर्नमेंट इनके मरने का इंतजार करती रहेगी कि कब मरेंगे और कब हमें टैक्स मिलेगा। तो मरने का इंतजार करती रहेगी, तब टैक्स मिलेगा, तब आगे काम चलेगा। तो यह क्या अच्छा टैक्स है क्या? नहीं, इसमें अनसर्टेनिटी है। अब आप खुद तो जाके मार नहीं सकते उसको कि आज ही मार देते हैं, आज ही एस्टेट ड्यूटी ले लेंगे। अनसर्टेनिटी है। तो टैक्स आपका इनकन्वीनियंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनइकोनॉमिकल नहीं होना चाहिए। टैक्स आपका अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए टैक्स कब मिलने वाला है। यहाँ पे नहीं पता कब मिलेगा, किसी के मरने का तो हमें नहीं पता, इसलिए इस टैक्स में प्रॉब्लम थी, इसलिए इस टैक्स को भी अबॉलिश कर दिया गया। तो आपको 4 टैक्स जो अबॉलिश किए गए वो याद रखने पेपर के लिए। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, दूसरा एस्टेट ड्यूटी, तीसरा होटल रिसीट टैक्स, और चौथा आपका वेल्थ टैक्स। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताते हैं इसमें। डायरेक्ट टैक्सेस तो हम बाद में पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखिए, कैनन्स ऑफ ए गुड टैक्सेशन सिस्टम, जो अभी हमने टैक्स अबॉलिश क्यों किए गए उसी को देखिए। ठीक है, कैनन्स ऑफ ए गुड टैक्सेशन सिस्टम देखिए। प्रॉपर्टी टैक्स आपका स्टेट लगाता है, ठीक है, वेल्थ टैक्स आपका सेंटर लगाता है, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स इन अर्बन एरिया लगा सकता है स्टेट, ठीक है। तो कैनन ऑफ इक्वालिटी, पहला टैक्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है इक्वालिटी होनी चाहिए। कैनन ऑफ इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी का मतलब जिसकी इनकम कम उसके लिए कम टैक्स, जिसकी इनकम ज्यादा उसके लिए ज्यादा टैक्स। अगर ऐसा है तो फिर टैक्स वो अच्छा है। टैक्सेस शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम। हाई इनकम हाई टैक्सेस, लो इनकम लो टैक्सेस। और ऐसा किसके टैक्स में किसके केस में होता है? डायरेक्ट टैक्सेस के केस में, ज्यादातर के केस में ऐसा है। इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? प्रोग्रेसिव है। तो पहली चीज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कैनन ऑफ इक्वालिटी। दूसरा होना चाहिए कैनन ऑफ सर्टेनिटी। टैक्सेस शुड हैव डेडलाइंस, व्हेन टू पे एंड हाउ मच टू पे। क्या ऐसी आपकी डेडलाइंस उसमें थी? एस्टेट ड्यूटी में नहीं, एस्टेट ड्यूटी सर्टेन नहीं था इसलिए निकाल दिया। व्हेन टू पे एंड हाउ मच टू पे, गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कितना मिलेगा कब मिलेगा, हमें पता होना चाहिए कब देना है कितना देना है। ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट कल बोले कि भाई इस पे हम 10% टैक्स लगा रहे हैं, इस पे 50। वो आपको पहले ही फिक्स होना चाहिए कि कब कितना टैक्स देना है, कब तक। जैसे 31 मार्च तक हमें जमा कराना होता है, फिर उसके बाद आईटीआर आपका जुलाई तक आप फाइल कर सकते हो। तो डेडलाइंस होनी चाहिए। जैसे आपका भी कल को बोले यूपीएससी आपका कल ही ले रहे हो प्रीलिम्स, अनसर्टेन हो गया ना, क्या वो एग्जाम अच्छा है? नहीं, सर्टेनिटी होनी चाहिए। इसलिए आपको डेट दी जाती है, फॉर्म भरने की डेट दी जाती है, पेपर की डेट दी जाती है, सब डेट दी जाती है, ताकि आपको पता रहे कि कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम में क्या कवर करना है। तो ऐसे टैक्सेस में भी कैनन ऑफ सर्टेनिटी, पहला इक्वालिटी होना चाहिए, दूसरा सर्टेनिटी, तीसरा कन्वीनियंस। टैक्स पेयर को कन्वीनियंस होनी चाहिए।
क्या आपको फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में और होटल रिसीट टैक्स में कन्वीनियंस थी? नहीं थी, इसलिए दोनों को हटा दिया गया। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में आप छोटा सा टैक्स पे करने ऑफिस जाओगे, पहले पहले जाना पड़ता था ऑफिस, पहले ऑनलाइन नहीं था, पहले ऑफिस में जाके जमा कराना पड़ता था। ये हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, ठीक है। होटल रिसीट टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स में पहले आपको जमा कराना पड़ता था ऑफिस, पहले सब ऑनलाइन नहीं था। ऑनलाइन जमा आज की डेट में तो सब ऑनलाइन जमा हो जाता है, ठीक है। पहले आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर जमा कराना पड़ेगा। आजकल तो सब ऑनलाइन, मत चालान भरो फिर जमा करो, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया, आजकल कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके तीन चीजें आपकी होनी चाहिए, चार चीजें होनी चाहिए, एक ये होनी चाहिए, एक ये होनी चाहिए, और एक ये होनी चाहिए, और एक कैनन ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। लास्ट आपका क्या है? कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है? जो आप उसको अगर उसको इनकम टैक्स को आप अगर ले रहे हो तो उसमें आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। जैसे वेल्थ टैक्स में गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत थी, मिलता बहुत कम पैसा था और उसके लिए गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, ज्यादा लोगों को सैलरी देनी पड़ती थी, लोगों को इसके पीछे छोड़ना उसके पीछे छोड़ना, सबका ध्यान रखना। पता चला कि 10 आपके जो है ऑफिसर लगाए एक बंदे के पीछे कि इस पे ध्यान रखो, और उन 10 ऑफिसर को आप सैलरी दे रहे हो 3 लाख महीने की, और आपको इतना तो टैक्स में भी नहीं आ रहा साल का। तो वो क्या था वहां पे? क्या इकोनॉमिकल है क्या गवर्नमेंट के लिए? नहीं, किसी भी हाल में इकोनॉमिकल नहीं। तो इसलिए वेल्थ टैक्स को अबोलिश कर दिया गया। तो ये चारों कैनन जब फॉलो करता है कोई टैक्स, तो हम कहते हैं वो टैक्स बहुत अच्छा है। और अगर इनमें से कोई कैनन एक को आपका फॉलो नहीं कर रहा, दो को फॉलो नहीं कर रहा, तीन को फॉलो नहीं कर रहा है, चार को फॉलो नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से हम टैक्स को बोलते हैं कि अच्छा है, बुरा है, बहुत बुरा है, या इसको हटा देना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी देखती है कि कौन सी कैनन्स को ये फॉलो कर रहा है, कौन सी को नहीं कर रहा है, उस हिसाब से हम टैक्स को देखते हैं। तो ये कैनन्स किसने दिए? एडम स्मिथ ने, फादर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। इफ ए टैक्स follows these canons, then it is considered as a rational tax, rational or a good tax. If a tax violates these canons, then it is considered as an irrational tax and should either be abolished or reformed. वैट में प्रॉब्लम थी, वैट इनमें से कुछ कैनन्स को फॉलो नहीं करता था, इसलिए जीएसटी आया। सेल्स टैक्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए वैट आया। इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, सेल्स टैक्स के बाद वैट आया, वैट के बाद जीएसटी आया। जीएसटी में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, 5 स्लैब है, तो अब इसमें भी हम रिफॉर्म कर रहे हैं, इन स्लैब को बना के 2 कर देंगे, 2 के बाद फिर लास्ट में 1 कर देंगे। तो टैक्सेस में प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर उसको रिफॉर्म कर देना चाहिए या अबॉलिश कर देना चाहिए, इसलिए ये आपके ये अबॉलिश और रिफॉर्म किया गया। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यू हैव 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट है आपके पास, कोई डाउट है यू कैन।